नमस्कार। बेस्ट इन्वेस्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अतुल वर्मा जी। और अतुल जी से आप भली भांति परिचित हैं। अतुल जी ने हमें शेयर्स के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताया। और अब थोड़ा सा आगे खतरों के साथ खेलते हुए हम आज चलते हैं ऑप्शंस की दुनिया में। ऑप्शंस थोड़ा सा डिफरेंट होता है नॉर्मल शेयर्स से, और आज हम इसके बारे में बिल्कुल बेसिक जानेंगे। और ये इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि हमें आगे के 2 3 4 एपिसोड बांध के रखेंगे। तो अतुल जी नमस्कार। हेलो, नमस्कार। अतुल जी, इससे पहले कि हम ऑप्शंस की तरफ आगे बढ़ें, हमारे कुछ दर्शकों ने प्रश्न पूछे हैं और मैं चाहता हूं हम जल्दी से उन प्रश्नों का जवाब ले लें। श्रीश जैन हैं, उनका एक प्रश्न है, डू वी नीड टू ओपन अ डीमैट अकाउंट टू बाय म्यूचुअल फंड्स? इसका आंसर था उसमें कि नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी। अगर आपके डीमैट अकाउंट है तो आप डीमैट फॉर्म में भी ले सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर नहीं है तो मैट फॉर्म में आप सीधे बाइंग इसकी कर सकते हैं, सीधे जाके म्यूचुअल फंड से ले सकते हैं। इसमें डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं है। दूसरा प्रश्न है भरत मालगवे का। ये पूछते हैं, व्हाट आर द बेस्ट एसआईपी ऑप्शंस टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन इंडिया फॉर लॉन्ग टर्म? अच्छा, मैंने एक्चुअली क्या है कि बेस्ड अपॉन सम ऑफ, अगर आपको याद हो तो मैंने ये कहा था कि गो फॉर द म्यूचुअल फंड जिनका कि ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो। तो कुछ नाम ढूंढ के निकाले हैं, अगर आप चाहें तो इनको नोट कर लें। मीरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा, एक्सिस मिड कैप और यूटीआई इक्विटी। तो ये 4 इक्विटी के म्यूचुअल फंड्स हैं ऑफ द वेरियस काइंड्स, जो कि मेरी समझ में अच्छे फंड्स हैं। आप चाहें तो इन फॉर ऑल द 4 यू कैन स्टार्ट अ सिट। जी, और ये अतुल जी की रिसर्च है। आप एक बार भरत जी, आप भी अपनी एक थोड़ी रिसर्च करिएगा, फिर उसके बाद अपना डिसीजन लीजिएगा। बिल्कुल सही। तो अतुल जी चलते हैं अब हम अपना ऑप्शंस की तरफ। तो ये बताइए, ऑप्शंस क्या होते हैं और कॉल और पुट क्या होते हैं इसमें खास करके? ऑप्शंस अगर मैं शॉर्ट में कहूं तो ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। मतलब एक आदमी इसको सेल करेगा, द अदर विल बाय, राइट। एंड इनका आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि अगर मैं किसी एक स्पेसिफिक दाम पे किसी एक स्पेसिफिक डेट तक इसकी बाइंग और सेलिंग हो सकती है। लेट मी टेक एन स्पेसिफिक एग्जांपल टू एक्सप्लेन दिस। अगर हम कॉल की बात करें, जैसे अभी आपने कहा कि ऑप्शंस आर ऑफ 2 टाइप्स, कॉल्स एंड पुट्स। तो आपने अगर एक कॉल बाय करी है तो जिसने बाय करी है उसके पास ये हक होता है कि जिस स्ट्राइक प्राइस की वो कॉल है उस भाव पे वो शेयर एक्सपायरी से पहले पहले ले सकता है। ही कैन बाय। सिमिलरली, अगर कोई एक पुट आपने बाय की है और उस पुट की भी एक स्ट्राइक प्राइस होगी, एक एक्सपायरी डेट होगी, किस दिन तक वो इट कैन बी डन, दैट इज द एक्सपायरी डेट और स्ट्राइक प्राइस अभी आई शॉर्टली एक्सप्लेन। तो आप उस भाव पे उस शेयर को बेच सकते हैं। तो अगर आपने कॉल बाय करी है तो आपके पास ये हक है कि आप उस शेयर को उस दाम पे बाय कर सकते हैं, और अगर आपने पुट बाय करी है तो आपको हक है कि आप उस दाम पे शेयर को बेच सकते हैं। तो बायर है, ही हैज द ऑप्शन। ऑप्शन का जो वर्ड यूज किया जा रहा है ऑप्शन, इसका मतलब बायर के पास हमेशा ऑप्शन होती है, सेलर के पास ऑप्शन नहीं होती है। तो बायर के पास ये ऑप्शन है कि बाजार का भाव अगर कम है तो बाजार से लेगा, अगर बाजार का भाव ज्यादा हो जाएगा तब जिसने कॉल बेची है उससे उससे लेगा शेयर, राइट। ठीक है। तो एक बात बताइए, जैसे ये बहुत आगे तक के अवेलेबल होते हैं, करीब 1 2 साल का भी मैं देखता हूँ, 2 साल तक के पुट्स एंड कॉल्स अवेलेबल होते हैं। लेकिन इसमें लिक्विड ऑप्शंस कितने टाइम तक के मिल जाते हैं इंडियन मार्केट में? इंडियन मार्केट में अगर आप देखेंगे तो इन जनरल, ऑल्दो एज पर द रूल्स, हर शेयर में तीन मंथ तक ऑप्शंस दे कैन बी अवेलेबल। ये महीना, अगला महीना और उससे अगला महीना। सो मंथ
1, 2 and 3, बट नॉर्मली जिस मंथ में आप हैं उसी मंथ के ऑप्शंस ही लिक्विड होते हैं। अगले महीने के ऑप्शंस इस महीने की आखिरी हफ्ते में जाके कुछ लिक्विड होने शुरू होते हैं। तो मतलब एक हफ्ता एडवांस में अगले महीने के ऑप्शंस कुछ कुछ लिक्विड होने शुरू होते हैं, बट नॉर्मली जिस मंथ में आप हैं उसी मंथ के लिक्विड होते हैं। निफ्टी के कुछ लॉन्ग टर्म ऑप्शंस हैं जो कि 6 महीने 1 साल दूर के अवेलेबल हैं, वो भी बहुत लिक्विड नहीं होते हैं, बट उनमें अगर आप जोर लगाएं तो यू कैन ट्रेड। तो निफ्टी के कुछ ऑप्शन हैं जो कि 6 महीने 1 साल तक वाले भी अवेलेबल हैं। राइटिंग एन ऑप्शन और सेलिंग एन ऑप्शन दोनों एक ही चीज होती हैं? हाँ, मतलब ये दो टर्म्स इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होती हैं कि राइट कर दिया या सेल कर दिया, एक ही चीज है। तो ऑप्शंस के बारे में बताइए कि लाइक हाउ इज इट अ लेवरेज इंस्ट्रूमेंट? देखिए ऐसा है कि आपने अगर इफ यू आर वेरी एक्साइटेड अबाउट अ स्पेसिफिक शेयर, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन बाय द शेयर्स, कि भाई ये शेयर उठने वाला है, मैंने शेयर को बाय कर लिया। लेकिन अगर आपको एक्साइटमेंट और ज्यादा है और आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि इसी महीने ये शेयर बहुत ज्यादा उठने जा रहा है, तो आप शेयर लेने के बजाय उसकी कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। कॉल ऑप्शन फॉर एग्जांपल, अगर कोई शेयर 100 रुपए का है, आपने कहा कि मैं 100 रुपए पर ही आई वांट टू बाय, तो उस महीने की 100 रुपए की ऑप्शन, 100 रुपए की स्ट्राइक प्राइस, आई विल शॉर्टली एक्सप्लेन क्या होता है आइए। तो आपने अगर एट द मनी, मतलब जिस भाव पे इस समय शेयर का दाम है, अगर आप उसी भाव पे महीने के एंड तक लेना चाहें, तो उसके लिए यू हैव टू बाय अ कॉल, और उस कॉल की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 3-4 रुपए, 4। तो आपने 4 रुपए दिए और 100 रुपए की कॉल बाय करी कि मैं महीने के आखिरी तक ये 100 रुपए के भाव शेयर आई वुड लाइक टू बाय। ठीक है। अब अगर ये शेयर महीने के एंड तक 108 रुपए का हो जाता है, तो आपने जो 4 रुपए दिए हैं वो 4 रुपए 8 रुपए हो गया, आपका पैसा डबल हो गया। अगर आपने वो 100 रुपए का शेयर अगर इफ यू हैड बॉट, तो 100 रुपए के 108 रुपए ही होते सिर्फ। यहां पे आपने 4 रुपए इन्वेस्ट किए और क्योंकि शेयर 100 से 108 का हो गया, तो आपके 4 रुपए 8 रुपए हो गए, डबल पैसा हो गया। तो ये लीवरेज है। लेकिन अगर उस महीने ये शेयर उठ के नहीं आया, ये मानो 100 रुपए के आसपास ही रहा, रेंज बाउंड शेयर्स रहते हैं, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि साल में 9 महीने करीब मोस्ट ऑफ द शेयर्स आर रेंज बाउंड। 2-3 महीने ऐसे होते हैं इन विच दे ट्रेंड अप और डाउन। तो ये अगर वो वाले 8-9 महीने हैं, तो चांसेस आर कि ये शेयर जो 100 रुपए का है शायद 101 का हो जाए, 100 का रह जाए, 99 का रह जाए। तो आपने जो 4 रुपए यू हैव पेड, और ये शेयर अगर 100 रुपए का ही रहे अगर मानो, तो एक्सपायरी पे जिस चीज के आपने 4 रुपए दिए हैं उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ये लीवरेजिंग है, इसमें बहुत फायदा भी हो सकता है, और जितने पैसे आपने दिए हैं वो सारे पैसे आपके जा भी सकते हैं। चलिए, तो अतुल जी, आप जैसे कह रहे थे आप बताएंगे स्ट्राइक प्राइस के बारे में, तो स्ट्राइक प्राइस बताइए दोनों, कॉल का भी और पुट का भी, कैसे क्या होता है? हाँ, तो अब ये हो कि शेयर का दाम जो भी हो, आपने कहा कि भाई ये शेयर, ठीक, आई टेक एन एग्जांपल, ये शेयर इस समय इज प्राइस एट 100 रुपीज। अगर ये 105 के ऊपर जाएगा तो मेरे को फायदा होना चाहिए, तो इसलिए आई बाय अ कॉल। मैंने 105 की कॉल ले ली, उसके 2 रुपए आई हैव पेड। आई विल शो यू हाउ दिस प्राइस 1, 2, 4 हाउ इट इज डन। तो अब ये जो 105 रुपए है, दिस इज द स्ट्राइक प्राइस, कि अगर शेयर का भाव 105 के ऊपर जाएगा तब मेरे को इस कॉल में फायदा होना शुरू होगा। उसी तरीके से अगर कोई शेयर 100 रुपए का है और आपने नीचे की एक पुट बेची हुई है, इफ आई सोल्ड फॉर 95 रुपीज, तो 95 इज द स्ट्राइक प्राइस, कि अगर ये 100 का शेयर 95 के नीचे आएगा तब मेरे को फायदा होना शुरू होगा। तो 95 इज अ स्ट्राइक प्राइस। तो किस भाव के ऊपर या नीचे आपको फायदा शुरू होगा उसको स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। और इन जनरल हर शेयर पे कई स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल होती हैं। 100 रुपए का अगर कोई शेयर है तो यू विल फाइंड कि
strike prices might start from 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 120, 130. तो ये एक रेंज में स्ट्राइक प्राइसेस कॉल्स और पुट्स की अवेलेबल होती हैं। जिसमें ज्यादा ट्रेडिंग होती है वहां बहुत कम मार्जिन से स्ट्राइक प्राइस चेंज होते रहते हैं, और जिनमें कम ट्रेडिंग होती है उसमें थोड़ा ज्यादा गैप रहता है। बिल्कुल सही कह। तो यहाँ पे रिस्क क्या रहता है जो ऑप्शंस खरीदता है और जो ऑप्शन बेचता है, दोनों केसेस में क्या क्या रिस्क रहते हैं? हाँ देखिए, इफ यू बाय, अब जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि कोई 100 रुपए का है आपका शेयर और आपने कहा कि मैं 100 रुपए पे ही लेने को तैयार हूं, और आपने 100 रुपए की स्ट्राइक प्राइस वाली कॉल बाय कर ली, तो आपका रिस्क क्या है? आपका रिस्क ये है कि ये शेयर अगर इस महीने के एंड तक नहीं उठा, अगर ये मैंने जो 100 रुपए की कॉल के 4 रुपए आई हैव पेड, तो ये महीने के एंड तक अगर 104 के ऊपर नहीं गया तो मेरे 4 रुपए जीरो हो जाएंगे। ये मेरा है रिस्क एज अ बायर। इफ आई एम द वन हु हैज सोल्ड इट, अगर मैंने 100 रुपए की कॉल बेची हुई है, तो मेरा रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है कि अगर ये उठ के 104 के 110, 120, ये इन थ्योरी अगर कोई बहुत अच्छी न्यूज आ जाती है और सडनली ये शेयर उठ के 120 भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, तो अगर मानो ये शेयर 100 से उठ के एकदम से 100, इट गोज अप टू 115, अगर मैं एग्जांपल ले लूं, तो जिस चीज के मैंने 4 रुपए आई हैव गॉट, क्योंकि आई एम द वन हु सोल्ड इट, राइट, तो बेचने के 4 रुपए लिए थे मैंने, लेकिन ये शेयर 115 का हो गया, अब मुझे 15 रुपए वापस देने होंगे। तो जिस चीज के 4 रुपए आए थे, 15 रुपए मेरे को लौटाने होंगे। तो ये सेलर का रिस्क हमेशा बहुत ज्यादा होता है। ओके, राइट, तो एंड द सेम थिंग वुड अप्लाई टू पुट्स आल्सो, कि अगर नीचे की तरफ आता है तो बायर ने अगर 100 रुपए की पुट बाय करी है और शेयर वहां से उठ जाता है मानो, तो जितने पैसे बायर ने पुट की बाइंग के लिए ही हैज पेड, इट विल बिकम जीरो। और अगर मानो सडनली शेयर बहुत गिर जाता है, तब फिर द पर्सन हु हैज सोल्ड, उसका रिस्क सामने आता है कि अगर मानो ये 100 का था, 80 का रह गया, तो 20 रुपए उसको देने होंगे। तो जिस चीज के मानो उसने 4 रुपए सेल के टाइम पे ही हैज गॉट इट, तो सेलर का रिस्क, चाहे वो कॉल हो चाहे वो पुट हो, हमेशा बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि शेयर हमेशा इन थियरी बहुत ज्यादा मूवमेंट हो सकती है। ज्यादा मूवमेंट होगी तो सेलर को हमेशा काफी ज्यादा लॉस होने के चांसेस है। तो दोनों को रिस्क है, लेकिन उसको प्रॉफिट भी ज्यादा होता है, राइट। तो अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट आती है, अगर आपकी सोच सही है, तो चांसेस आर कि आपने अगर एक डाइवर्सिफाइड सेट ऑफ कॉल्स एंड पुट्स यू हैव सोल्ड, और वो उसी रेंज में अगर हो, तो आपको अच्छा फायदा हो सकता है। इन जनरल मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल्स और द लार्ज इंस्टीट्यूशंस सेल ऑप्शंस, मतलब अगर आप ये देखें तो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस बेचकर ही दे अर्न। सो ऑप्शंस में अगर आपको ठीक से बेचना आता है तो रेगुलर अर्निंग काफी अच्छी हो सकती है। तो हम बात जैसे कर रहे थे कि अपना स्ट्राइक प्राइस की बात हम कर चुके, अब इन द मनी और आउट ऑफ द मनी कॉल के केस में क्या रहता है और पुट के केस में क्या रहता है? अभी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि शेयर का भाव अगर है 100 रुपीज, तो 105 वाली कॉल अभी आउट ऑफ द मनी है। ये क्यों? क्योंकि अभी शेयर अगर 105 के ऊपर या 105 की तरफ जाएगा और उसके ऊपर जाएगा, तब जिसने ये कॉल ली है उसको फायदा शुरू होगा। तो एक्सपायरी वाले दिन शेयर का भाव जहां पे होता है, यू टेक द डिफरेंस ऑफ द मार्केट प्राइस एंड द स्ट्राइक प्राइस। तो अगर आपने 100 वाली स्ट्राइक प्राइस वाली कॉल इफ यू हैव बॉट, और शेयर का दाम अगर 105 हो जाता है, तो क्योंकि ये 5 रुपए इन द मनी है, क्योंकि ये कॉल में आपको एडवांटेज होता है, अगर बाजार भाव स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आ जाए, तो वो जितना ऊपर आ रहा है उतना उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू ऐड हो रही है, और दैट इज व्हाट इज इन द मनी। कि
शेयर का दाम स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आ गया, इसको इन द मनी बोलेंगे फॉर कॉल। पुट के लिए इसका उल्टा होगा कि अगर आपने 100 रुपए की पुट इफ यू हैव बॉट, आपको फायदा शुरू होगा कि अगर शेयर नीचे जाए तब अगर आपने पुट इफ यू हैव बॉट तो आपको फायदा होगा। तो अगर कोई शेयर 100 का है, इट गोज डाउन टू 95 रुपीज, तो अब अगर एक्सपायरी यहां पे होती है तो 100 रुपए की पुट की वैल्यू 5 रुपए हो जाएगी एक्सपायरी वाले दिन। तो इसको भी फिर इन द मनी बोला जाएगा, इसमें भी 5 रुपए की इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी। तो इन द मनी का मतलब यह है कि पुट का फॉर पुट अगर बाजार भाव स्ट्राइक प्राइस के नीचे आ जाए तो वो इन द मनी हो गया, एंड फॉर अ कॉल अगर बाजार भाव की अगर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर बाजार भाव आ जाए तो उसको इन द मनी बोलते हैं। और ये जो होते हैं इन द मनी और आउट ऑफ द मनी, जब एक्सपायरी डेट होती है हमारी, तो किस केस में डिलीवरी में कन्वर्ट होता है वो ऑप्शंस? हाँ, अभी अभी क्या हुआ है कि इंडिया में फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स या अभी तक द सिस्टम वाज कि अगर आपने 100 रुपए की स्ट्राइक की कॉल बाय करी हुई है और वो शेयर का भाव 100 से 102 पे आ जाता है एक्सपायरी वाले दिन, तो जिसने बाय करी है उसको 2 रुपए सेलर हैज टू पे। तो वो 2 रुपए दे के दोनों का आपस में सेटलमेंट हो जाता था, कैश का सेटलमेंट था। अब क्या किया है इन्होंने कि फिजिकल है यहाँ पे, अब जैसे यूरोप में होता है, यूएस में होता है कि अगर कोई भी कॉल या पुट इन द मनी आ जाती है तो सिर्फ डिफरेंस ले दे के सेटलमेंट नहीं होगी, आपको शेयर्स बाय या सेल इसमें होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने 100 रुपए की कॉल इफ यू हैव बॉट और शेयर का दाम इट गोज अप टू 105 रुपीज, तो अब 5 रुपए ले दे के सेटलमेंट नहीं होगा। जिसने कॉल बाय करी है उसको शेयर बाय करने पड़ेंगे 100 रुपए के भाव, क्योंकि 100 रुपए वाली कॉल है, और जिसने 100 रुपए की कॉल बेची है उसको शेयर्स बेचने पड़ेंगे 100 रुपए के भाव। तो 100 रुपए के भाव सौदा होगा और शेयर्स का ट्रांसफर होगा। जी, और इन द मनी हो गया, आउट ऑफ द मनी हो गया। अब एट द मनी का बताइए, एट द मनी के केस में क्या होगा? एट द मनी का मतलब यह है कि स्ट्राइक प्राइस और बाजार भाव अगर आसपास के हों, अगर इफ द शेयर प्राइस इज 101, तो मैं 100 की स्ट्राइक प्राइस को एट द मनी ही कहूंगा। या अगर इफ द शेयर प्राइस इट गोज डाउन टू 99, इवन देन 100 की जो जो आपकी स्ट्राइक प्राइस है वो एट द मनी होगी, क्योंकि वो बहुत ही आसपास के हैं। हाँ, so if the strike price and the market price are close to each other, तो उस कॉल या पुट को हम ये कहेंगे कि ये एट द मनी कॉल है या एट द मनी पुट है। ओके, चलिए तो बात करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू की और टाइम वैल्यू की। बिल्कुल सही। ये एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी ऑप्शन की जो वैल्यू होती है उसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है इंट्रिंसिक, एक होता है टाइम। टाइम वैल्यू से मेरा मतलब ये है कि कोई भी ऑप्शन की एक्सपायरी में अगर 1 हफ्ता है या 2 हफ्ते हैं या 1 मंथ है, जितना टाइम ज्यादा होता है उतनी ही यू हैव द प्रोबेबिलिटी, हायर प्रोबेबिलिटी कि शेयर्स, क्योंकि उसके मूवमेंट के लिए भी 1 मंथ है, इसलिए चांसेस आर कि शायद वो स्ट्राइक प्राइस के ऊपर निकल जाए, उसके चांसेस ज्यादा हैं फॉर अ कॉल। सिमिलरली फॉर अ पुट, अगर टाइम टू एक्सपायरी अभी बहुत है तो चांसेस आर कि शायद वो स्ट्राइक प्राइस के नीचे आ जाए। तो जितना टाइम ज्यादा होगा उतनी ही उस ऑप्शन की टाइम की वैल्यू ज्यादा होगी। तो ये तो हो गया टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू जो मैंने इससे पहले अभी आपको ऐड एक्सप्लेन्ड कि अगर कोई कॉल है और शेयर का दाम उसके स्ट्राइक प्राइस के ऊपर है, 100 रुपए की कॉल है और
बाजार भाव हैज इंक्रीज टू 105 रुपीज, तो अब ये 5 रुपए जो स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आ गया है, तो कॉल में अब 5 रुपए तो इंट्रिंसिक है, क्योंकि ये शेयर 100 रुपए के कॉल का मतलब क्या है कि ये 100 रुपए के भाव एक्सपायरी वाले दिन इसकी सेल होगी, ये 100 रुपए के भाव बेचना होगा। तो जो शेयर 105 का ऑलरेडी हो चुका है और वो अगर 100 के भाव बिकने को है अगर एक्सपायरी वाले दिन, तो इसमें 5 रुपए तो इसमें इंट्रिंसिक है। 105 वाली चीज अगर 100 के भाव में जाएगी तो 5 रुपए तो उसमें इंट्रिंसिक फायदा होगा ही होगा, करेक्ट जी। तो एक हुई इंट्रिंसिक वैल्यू, और तो द सम ऑफ इंट्रिंसिक एंड द टाइम वैल्यू गिव्स यू द टोटल वैल्यू ऑफ द ऑप्शन प्राइस। तो जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस होते हैं उनकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू होती है? देखिए, आउट ऑफ द मनी का मतलब ये है कि अगर शेयर का भाव या सॉरी फॉर कॉल 100 रुपए की अगर है आपकी प्राइस, और अगर ये भाव अगर 100 पे रहेगा तो इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू अभी नहीं आई है। लेकिन अगर ये शेयर आउट ऑफ द मनी, अगर ये वाली ऑप्शन आउट ऑफ द मनी हो जाती है, इसका मतलब अगर शेयर का दाम गिर के 100 से इट गोज डाउन टू 90 रुपीज, अब अगर शेयर का भाव 90 रुपए है और कॉल की स्ट्राइक प्राइस का भाव 100 रुपए है, तो ये आउट ऑफ द मनी हो गया। आउट ऑफ द मनी हो गया तो इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू तो है ही नहीं, क्योंकि इसका शेयर का ट्रांजैक्शन 100 रुपए पे होगा। तो अगर बाजार का भाव 90 रुपए है तो इसका बायर 100 रुपए के भाव तो शेयर नहीं लेगा। तो जो आउट ऑफ द मनी कॉल हो जाती है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू तो ऑब्वियसली जीरो हो जाती है, नहीं होगी। और सेलर के पास हमेशा वो रहता है, राइट रहता है। सेलर के पास हमेशा रिस्क होता है। आप चाहे कॉल बेचो चाहे पुट, इफ यू हैव सोल्ड, तो जिम्मेदारी हमेशा आपके ऊपर है टू ऑनर द कमिटमेंट। बायर ने तो जो पैसे इनिशियली पे किए हैं सिर्फ उतनी ही उस बायर की कमिटमेंट थी, उससे ज्यादा वो उसकी और कुछ नहीं है इसमें कमिटमेंट। तो इन जनरल इफ यू सेल अ कॉल और अ पुट, यू हैव टू गिव समथिंग इन एडवांस टू द एक्सचेंज। मार्जिन मनी है ये। मार्जिन मनी इज समथिंग विच द exchange will demand so that the seller of any call or put can honor the commitment। तो वो कुछ पैसे आप रखवा लेते हैं कि अगर ये शेयर उल्टा मूव हुआ और आपकी कॉल या पुट इन द मनी आ गई, उसके पैसे देने के लिए आप कुछ पैसे एडवांस में रखवाइए, उसको बोलते हैं मार्जिन मनी। ये मार्जिन मनी सिर्फ सेलर को ही देना होता है, और वो आप यूज नहीं कर सकते कहीं और। नहीं, उसको आप यूज नहीं कर सकते। चलिए, तो क्या फैक्टर्स रहते हैं जो डिसाइड करते हैं कि ऑप्शन की वैल्यू क्या रहेगी? देखिए, दो फैक्टर तो अभी आई हैव जस्ट नाउ एक्सप्लेन कि अगर टाइम टू एक्सपायरी बहुत है, हफ्ता है, 2 हफ्ता है, 1 मंथ है, जितना ज्यादा टाइम टू एक्सपायरी होगी उतनी ही ऑप्शन की वैल्यू, टाइम वैल्यू बढ़ जाएगी। एक तो ये। दूसरा, अभी हमने ये देखा कि अगर स्ट्राइक प्राइस और मार्केट प्राइस बहुत आसपास हैं, तो द प्रोबेबिलिटी इज कि शायद अगर कॉल है तो बाजार भाव स्ट्राइक प्राइस के ऊपर निकल जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी काफी हाई है, तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो द नियरर इज the strike price to the market value, the higher the value of the option। तो दो चीजें, एक हुई टाइम, जितना टाइम ज्यादा होगा ऑप्शन की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, और आप जितने स्ट्राइक प्राइस के पास होगी मार्केट प्राइस, उतनी ही इसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी। आई एम टॉकिंग अबाउट आउट ऑफ द मनी कॉल्स एंड पुट्स। और ऑब्वियसली अगर इन द मनी आता जाएगी कोई चीज, अगर मानो कोई 100 रुपए की है कॉल, 100 की स्ट्राइक है,
अगर बाजार भाव इट गोज अप टू 105, तो 5 रुपए तो इसमें इंट्रिंसिक है इसमें, राइट? तो जैसे जैसे ऑल्दो ये वी आर गोइंग फार, मतलब ऑल्दो स्ट्राइक प्राइस और बाजार का भाव दूर होता जा रहा है 105, 108, 110, लेकिन क्योंकि इसमें अब ये इन द मनी आ गई है और इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू एक्यूमुलेट हो रही है, तो इससे भी ऑप्शन का दाम इंक्रीज होगा। सो दो चीजें हो गई, एक टाइम और एक नियरनेस टू द स्ट्राइक प्राइस। एक थर्ड चीज होती है कि अगर कोई शेयर इन जनरल बहुत ज्यादा ऊपर नीचे रोज होता है, कि हर रोज इफ यू फाइंड कि ये शेयर 2%, 4%, 5% ऊपर या कभी 2-3% नीचे, 4%, तो जिसमें वोलेटिलिटी ज्यादा होती है इम्प्लाइड, तो उसकी ऑप्शन की वैल्यूज भी ज्यादा होती हैं, बोथ कॉल एंड पुट्स। तो जो शेयर बहुत ज्यादा ऊपर नीचे रोज होता है, उसकी ऑप्शन की वैल्यूज भी ज्यादा होती हैं। तो ये तीन मेजर है थिंग्स विच डिसाइड द प्राइस ऑफ द ऑप्शन। अच्छा, ये है कि आपके लिए ये एक एग्जांपल है डे फॉर यस्टरडे का, एन एक्चुअल एग्जांपल फॉर एसबीआई, और इसमें 4 कॉलम है, स्ट्राइक प्राइस, टोटल ऑप्शन की प्रीमियम, इंट्रिंसिक और टाइम वैल्यू। तो इसमें आप ये देखेंगे, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भाव था 198, तो 198 से कम वाली जो स्ट्राइक प्राइसेस हैं ऑफ कॉल्स, दे आर इन द मनी, इन, और जो 198 की ऊपर हैं, दे आर आउट ऑफ द मनी। एंड यू विल नोटिस कि जो इन द मनी है, ऊपर वाली जो है 150, 160, 170, 175, तो इनमें इंट्रिंसिक वैल्यू है क्योंकि ये इन द मनी है। और जो एट द मनी के बिल्कुल पास है 195 फॉर एग्जांपल, इसकी टाइम वैल्यू यू विल फाइंड इज ऑलमोस्ट द हाईएस्ट। तो जो कॉल की स्ट्राइक प्राइस एट द मनी है, या मतलब इट इज नियर द प्राइस इन द मार्केट, उसकी टाइम वैल्यू हमेशा सबसे ज्यादा होगी। सो 200 की जो है दैट द टाइम वैल्यू इज 7.55। सो दिस गिव्स यू एन आइडिया ऑफ कि जैसे जैसे, अच्छा, प्लस यू विल सी कि द इंट्रिंसिक वैल्यू फॉर ऑल द आउट ऑफ द मनी कॉल्स इज 0। सो 200 या उससे ऊपर की स्ट्राइक प्राइस वाली जितनी भी कॉलें हैं, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है, and the total is equal to intrinsic plus time। जी, तो अतुल जी, आखिरी सवाल कि जो वैल्यू डिके होती है वो क्या होती है, और एक्सपायरी वाले वीक में ये पूरे महीने से अधिक क्यों होती है? If you look at the graph which I have there, the graph will show कि पहले के कुछ डेज में ये ड्रॉप उतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन आखिरी के 8-10 दिन में ये ड्रॉप बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आपने अगर कोई कॉल या पुट बाय करी हुई है और पहले 20 दिन में अगर वो आपके फेवर की तरफ नहीं जा रही है, तो आखिरी के 10 दिन में मेरी रिकमेंडेशन होगी कि उसको होल्ड ना करें, उसको बेच दें, क्योंकि आखिरी के 10 दिनों में the drop is very very sharp, and this is true for all the options. So the decay is extremely high in the last week। जी, तो चलिए, ये एक नई चीज है, ऑप्शंस, कॉल एंड पुट, और आगे वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे इनकी क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे ये हमें ज़्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं, ये कैसे हम अपना नुकसान मिनिमाइज कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आपके पास, ये कोई भी सुझाव हो, तो हमें नीचे गए हुए ट्विटर हैंडल या ईमेल आईडी पे आप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।